हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मौसम सर्द होने की वजह से ऑफिस के रूम में आज एसी की कूलिंग ज्यादा नहीं थी। फहद खान सर झुकाए बैठा फाइल साइन कर रहा था। सामने हाथ बांधे वो खड़ी थी। उसने जैसे ही सर उठाया, सामने वो हिजाबी लड़की ने तवज्जो अपनी जानिब मुतवज्जो की। वो जिस लड़की का मुंतजर था, उसे वो लड़की दिखाई दे गई थी। इस जॉब को करने के लिए उसने शर्त रखी थी कि ये हिजाब उतारना होगा, लेकिन वो लड़की जिसे जॉब की सख्त जरूरत थी, उसने साफ इनकार कर दिया। उस दिन से ही फहद खान ने उस पर नजर रखी हुई थी। वो लड़की उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करती थी। जी मिस शानजे, कहिए क्या बात करनी थी आपने? फहद खान ने सामने बड़ी फाइल्स को बंद करके एक साइड पर रखा और अपनी पूरी तवज्जो सामने खड़ी लड़की की जानिब मबजूल की, जो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ती बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। मिस शानजे, अगर यहां खड़े होकर आपको मेरा और अपना वक्त जाया करना है तो आप यहां से जा सकती हैं, फहद ने संजीदगी से कहा। सर, एक्चुअली मुझे, वो हिचकिचाकर उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आपको क्या मिस शानजे? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। सर, मुझे लोन चाहिए था, उसने एक ही सांस में बोलकर उसकी तरफ देखा। और कितना लोन चाहिए आपको? उसने उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा तो उसका चेहरा शर्मिंदगी की वजह से झुका हुआ था। वो खुददार लड़की उससे लोन मांग रही थी। 5 लाख, उसने हिचकिचाकर बस इतना ही कहा और वो उसकी जानिब देखने लगी। उसे सुबकी सी महसूस हो रही थी। सही, लेकिन आप चाहें तो मैं आपको 5 की जगह 10, 20 या 30 लाख भी दे सकता हूं, लेकिन उसके बदले आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फहद खान की बात सुनकर शानजे ने हैरत से मुंह खोले फहद को देखा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे बस लोन चाहिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरा लोन अप्रूव कर दें। उसके इनकार पर फहद ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भेजी, फिर खुद पर कंट्रोल करके उससे इनकार की वजह पूछी। मैं एंगेज्ड हूं सर, उसने सदमे से बताया। तो मंगनी टूट भी सकती है। फहद खान ने बड़े इत्मीनान से उससे इतनी बड़ी बात कह दी थी कि वो लब भेजे उसे चंद पल देखती ही रह गई। फिर शानजे ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। सर, ये कोई मजाक नहीं है कि जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल चाहा तोड़ दिया। और मैं आपसे कह चुकी हूं कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। आपने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं पैसों के लिए खुद को आपके हवाले कर दूंगी? आप जैसे इंसान को मैं देखना भी पसंद नहीं करती, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आप जैसे लोगों के गिर्द घूमती फिरती हैं। और आप लोग अपने पैसे के नशे में चूर, सही गलत की तमीज भूलकर गुनाह के गड्ढे में गिरते हैं। वो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई, बिना सामने वाले के चेहरे के तासुर देखे। उसकी बातें सुनकर फहद का दिमाग घूम गया। वो लड़की आखिर उसे समझ क्या रही थी? वो एक ही झटके से अपनी चेयर से उठकर उस तक पहुंचा और उसे बाजू से दबोचकर अपने करीब किया। शानजे उसके अमल से एकदम घबरा गई और उसकी चलती जबान को ब्रेक लगी। बोल तो चुकी थी और एक और खौफजदा नजर से उसका लाल भभूका चेहरे को देख रही थी। लड़की, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, हो क्या हो तुम? एक मामूली सी वेट्रेस? और क्या तुम्हारे पास जो तुम इतनी बकवास कर रही हो? और मैंने तुम्हें सीधे तरीके से शादी की ऑफर की थी, अपने साथ वक्त गुजारने का नहीं बोला। लेकिन अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। इतना मजबूर कर दूंगा कि खुद आओगी मेरे पास और गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने, और ये मेरा तुमसे वादा है। फिर फहद ने उसकी खौफजदा नम आंखों में देखा और अपनी उंगली से उसके बहते आंसुओं को साफ किया। उन आंसुओं को संभाल कर रखो, आगे बहुत काम आएंगे तुम्हारे। और उसे दरवाजे की जानिब धक्का दिया। निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूं। अपनी शक्ल गुम करो। वो जोर से दरवाजे से लगी और बिना पीछे देखे बाहर की तरफ दौड़ी। शुक्र था किसी ने उसे फहद के ऑफिस से निकलते हुए नहीं देखा था। शुक्र था कि उसकी ड्यूटी टाइमिंग नहीं थी। उसने काउंटर पर आकर अपना बैग उठाया, चादर ओढ़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। सारे रास्ते वो रोती आई थी।
बोल तो लिया, लेकिन अगर फहद ने उसे नौकरी से निकाल दिया तो वो क्या करेगी? पहले ही इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली थी, उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं थी। यही सोचती वो अपना स्टॉप आने पर बस से उतरी, गहरी सांस ली और अपना चेहरा साफ करके घर की तरफ चल पड़ी, ताकि उसको देखकर चच्ची फिर कोई बात ना कर दे। कहीं उसे देखकर उसकी माँ को बातें ना सुननी पड़ जाए। शुक्र है तुम्हें घर आने का भी ख्याल आया। ये कहाँ घूमती रहती हो जो आज घर लेट आई हो? चच्ची ने उसे आते ही अपने हाथों लिया। पता है ना कि तुम्हारे चचा और वकास 8 बजे तक घर आ जाते हैं और तुम्हें खाना बनाना होता है घर आकर। लेकिन ना जी, एक मुफ्त की मुलाजमा है ना घर में, तुम्हारी बीमार माँ को भी संभाले और घर भी। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर खाना बनाओ। उस पर हुक्म सादिर करती वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और शानजे किचन की तरफ। खाना बनाने के बाद वो अपने और अम्मी के मुश्तरका कमरे में गई, जहां अम्मी उसी के इंतजार में बैठी थी। इसने उन्हें देखकर स्माइल पास की और उनके पास बैठ गई। कैसी तबीयत है आपकी? दिन में दवा ली थी क्या? उसने नरमी से उन्हें देखकर पूछा तो वो उसे देखने लगी। मैं ठीक हूं, और तुम क्या आते ही कामों में लग जाती हो? पहले ही सारा दिन वहां थकती हो, फिर घर आकर सुबह घर की सफाई और खाना बनाकर जाती हो। कितनी दफा बोला है सब छोड़ो और कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, क्यों मेरे पीछे खुद को हल्कान करती हो? अम्मी ने उसे नरमी से देखते हुए कहा कि वो उनकी वजह से परेशान रहती थी और थकन के बावजूद माथे पर बल डाले बगैर उनके पास बैठकर हाल चाल पूछती थी। अम्मी, आपके अलावा मेरा है ही कौन? आप ऐसी बातें ना करें, आपकी दवा का वक्त हो गया है, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उसने ये कहते हुए बाहर की राह ली। उनके लिए वक्त पर खाना और दवा लेना बहुत ज़रूरी था। वो उसकी पुश्त को देखने लगी कि अपनी बेटी को कैसे समझाएं कि उसके आगे जवानी पड़ी है, जबकि वो अब जिंदगी गुजार चुकी हैं। इस वाक़ये को गुजरे हफ्ता हो गया था, लेकिन फहद से उसका सामना नहीं हो सका। उसने मैनेजर से लोन की बात की तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि फहद ने मना कर दिया था। वो फहद के सामने दोबारा जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, बल्कि शुक्र था कि उसने उसे जॉब से नहीं निकाला था। सर झटक कर वो अपने काम में मसरूफ हो गई, इस बात से अनजान कि 2 आंखें कब से उसे अपनी नज़रों के हिसार में रखे हुए हैं और उन आंखों में मौजूद वहशत उसको जलाकर खाक से तर करने वाली थी। फहद कब से अपने ऑफिस की विंडो में खड़ा उसे देख रहा था और उसे देखते देखते वो उस दिन के बारे में सोचने लगा जब पहली दफा उसे देखा था। आज इंटरव्यू थे और बहुत सारे लोगों की तरह वो भी इंटरव्यू देने आई थी। उसके बाबा के जाने के बाद घर के हालात देखते उसे अपनी तालीम छोड़नी पड़ी और अब वो जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं जॉब ना मिली क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। और अब आखिरी कोशिश के लिए वो यहाँ एक वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी। तभी उसे बुलाया गया। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। जब अंदर से आवाज आई तो वो अंदर दाखिल हुई और सलाम किया। बैठे मिस शानजे। एक कुर्सी पर बैठी और अपनी सीवी सामने बैठे शख्स को दी। आपकी एजुकेशन FSc है और BSc इनकम्प्लीट है। फहद खान ने सामने बैठी लड़की को देखा। वो खुद को मुकम्मल नकाब में छुपाए बैठी थी, बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। जी सर, घर के हालात की वजह से मुझे तालीम छोड़नी पड़ी, लेकिन मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। उसने मुतमईन अंदाज से कहते हुए सामने बैठे सूट बूट वाले सर को देखा। सही, लेकिन इस जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको ये जॉब करने के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा और ये नकाब भी उतारना पड़ेगा। फहद ने उसकी सीवी टेबल पर रखकर उसकी तरफ देखा तो उसकी बात सुनकर शशता रह गई। लेकिन मैं ये नहीं उतार सकती। सर, आप लोगों को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब काम ठीक तरह से करूंगी, लेकिन ये नकाब नहीं उतार सकती। उसने ठहर ठहर कर जुमला अदा किया। उसकी बात से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ठीक है, आप जॉब कर सकती हैं, आपको बता दिया जाएगा। फहद उसे बोलकर अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया, जिसका मतलब था कि अब वो जा सकती है। उस दिन से वो लड़की फहद की नज़रों में थी। जहां बाकी लड़कियां उसके आगे बिछती थीं, वहीं शानजे नज़र उठाकर उसे देखती भी नहीं थी।
उसका ये गुरेज इसे अपनी जानिब मुतवज्जो करता और उस दिन बिना सोचे उसने शानजे को शादी की ऑफर कर दी। उसकी सुनहरी आंखें उसे हर पल सताती थीं। मोबाइल की आवाज ने उसे सोचों से निकालकर हाल में पटका तो उसने सामने देखा जहां शानजे अब मौजूद नहीं थी। फिर मोबाइल की तरफ जो बजता बजता बंद हो चुका था। मोबाइल एक दफा फिर बजना शुरू हुआ तो फहद मोबाइल की जानिब मुतवज्जो हो गया। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था कि उसने अपना कोट उठाया और बाहर की जानिब चला गया, ऑफिस को बिना लॉक किए। मिस शानजे, ये कुछ फाइल्स हैं, ये सर फहद के केबिन में दे आए। उसने बात हमेशा की तरह तवज्जो से सुनी और सर हिलाने लगी। जी। वो फाइल्स लेकर उसकी ऑफिस में गई। दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई नहीं था। उसने अंदर जाकर आसपास देखा तो किसी को ना पाकर सुकून का सांस लिया और फाइल्स रखकर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन टेबल पर पड़ी एक चीज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उसने देखा और किसी को ना पाकर वो चीज उठाई और वहां से चली गई। बाहर जाकर फिर अपने काम में लग गई, लेकिन दिल में चोट था कि किसी को पता चल गया तो, लेकिन पुरसकून रही कि किसी ने भी उसे देखा नहीं था। दे आई आप फाइल सर को मिस शानजे? उसने सर हिलाते हुए कहा। जी सर, लेकिन वहां कोई नहीं था तो टेबल पर रख दी फाइल्स, उसने कहा और वो सर हिलाने लगा। चलें ठीक है, ये कहकर उसने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए जब शानजे ने कहा, मुझे आज जल्दी घर जाना है, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना है, प्लीज मुझे ऑफ दे दें अभी। उसने इल्तिजाइया लहजे में कहते हुए उसे देखा। ठीक है, आप चली जाएं, लेकिन कल टाइम पर आ जाइएगा। उसने तंबीह की और आगे की जानिब बढ़ गया। शानजे सर हिलाकर सुकून की सांस भरने लगी। शानजे घर पहुंची और सीधा अपने कमरे में गई। देखा तो राबिया बेगम सो रही थी। अम्मी उठ जाएं, हमें आपके चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, उन्हें कहकर वो फिर पानी पीने बाहर चली गई। वापस आई तो देखा वो अभी तक सो रही थी। शानजे उनके पास गई और उन्हें हाथ लगाकर उठाना चाहा, लेकिन वो ना उठी। शानजे ने घबराकर उन्हें झंझोड़ा, लेकिन वो होश में ना आई। शानजे ने रोते हुए चच्ची को बुलाया, जिन्होंने आकर उल्टा उसे ही सुनाना शुरू कर दिया। शानजे रोती हुई बाहर गई और साथ वाली आंटी को बुला लाई। उसकी मदद से अम्मी को उठाया और उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर, मेरी अम्मी को क्या हुआ है? उसने रोते हुए पूछा। दिल में अजीब डर सता रहे थे। इनका बीपी शूट कर गया है। इनकी बीमारी की वजह से अभी बीपी कंट्रोल करने के लिए उन्हें दवा दी है। आपसे पहले भी कहा था कि इनकी गुर्दे अब बिल्कुल काम नहीं करते। इनका ट्रीटमेंट अब जरूरी है, आप पैसों का इंतजाम करें। उनकी बात सुनकर वो परेशान हो गई। आंसू तवातुर आंखों से बह रहे थे। शानजे ने वो रात हॉस्पिटल में एक बेंच पर बैठकर गुजारी थी। अगली सुबह राबिया बेगम की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर ने शानजे से पैसे जमा करवाने का बोला, क्योंकि ऑपरेशन करना जरूरी था। वो घर गई और चच्चा चच्ची से कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर चच्ची उस पर बिगड़ गई। बीबी, हमारे पास पैसे कहाँ से आए? हम तो अपना गुजारा मुश्किल से करते हैं। जहां काम करती हो उनसे बात करो। हमारे पास कुछ नहीं। शानजे उनकी बात सुनकर वहां से निकलकर रिक्शे में बैठी और उसे एड्रेस बताकर अपनी सोचों में गुम हो गई। पता नहीं उसे पैसे मिलने भी थे कि नहीं, लेकिन वो फहद सर की मिन्नतें तरले कर लेगी, उनसे माफी मांग लेगी, शायद वो पैसे दे दें। वो अपनी सोचों में गुम इस बात से अनजान थी कि उसके सर कितना बड़ा धमाका होने वाला है। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा था और पुलिस भी थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जब उसकी एक कुलीग की नज़र उस पर पड़ी तो उसने सबको शानजे की तरफ मुतवज्जो किया और सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। मिस शानजे, सरफात की वॉच कहाँ है? शानजे ने हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखा कि यह सवाल उससे क्यों किया जा रहा था। हैरानी से बोली, कौन सी वॉच? उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। वही जो आपने चोरी की थी। सब लोग घूर रहे थे। उनकी आंखों में इसके लिए अब इज्जत नहीं रही थी। बिना तस्दीक किए उसे चोर मान लिया गया था। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूं, मैंने चोरी नहीं की, उसने घबराकर उस जुर्म को मुस्तरद करते कहा। झूठ ना बोलो शानजे, कल तुम ही सर फहद के ऑफिस गई थी ना, और फिर यहां से भी चली गई थी। तुमने ही चोरी की है, तुम्हें ही पैसों की जरूरत थी,
एक और वेट्रेस ने कहा, तो वह आंसू बहाती मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। मैं सच कह रही हूं, मैंने चोरी नहीं की, प्लीज मेरा यकीन करें। उसने रोते हुए सबको यकीन दिलाना चाहा, लेकिन बेसूद। उसकी मजबूरी उस पर इल्जाम लगा गई थी। अच्छा, तुमने चोरी नहीं की तो कल मेरी टेबल से क्या उठाया था तुमने? बोलो। फहद उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला। वह आंसू बहाती उसे देखे गई, जो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। फिर बोला, तुमने ही मेरी वॉच चोरी की है। लोन लेने आई थी, मैंने अप्रूव नहीं किया तो मेरी वॉच ही चोरी कर ली, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे। बताओ सीधे तरीके से, मेरी वॉच कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। कितनी बड़ी फ्रॉड हो तुम। एक तो तुम्हें जॉब दी और तुमने मेरी नेकी के बदले मुझे ही लूट लिया। जानती हो मेरी वॉच लाखों की थी। वो मुसलसल बहती आंखों से ना में सर हिला रही थी और सब लोग उसे देख रहे थे। मुझे पैसों की जरूरत थी, चोरी की नहीं, और मैंने कोई चोरी नहीं की। आप ऐसे मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। उसने हिम्मत करके बोला, लेकिन सामने भी फहद था। अच्छा तो फिर बताओ, कल क्या उठाया था तुमने मेरे ऑफिस से? फहद ने अबरोज गाकर उससे पूछा, लेकिन वो क्या जवाब देती। उसने फहद की टेबल से अपनी तस्वीर उठाई थी। अगर वो सबको बता भी देती तो कोई उसका यकीन न करता, बल्कि उसके किरदार पर उंगली उठाते। सर आप रहने दें, इसे हमारे हवाले करें, हम अपने तरीके से पूछ लेंगे। इस जैसे लोगों को सीधा करना हम पुलिस वालों के लिए मिनटों का काम है। फहद शानजे की तरफ झुका और आहिस्ता आवाज में बोला, कहा था ना तुम्हें, अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। और फिर मुड़कर इंस्पेक्टर से बोला, ठीक है, इसे ले जाइए और मेरी वॉच जल्द अज जल्द मुझे चाहिए, और इनके घर वालों को भी बुलाइए। शानजे ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी। नहीं प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोते हुए उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, खुदा के लिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं, वो मर जाएंगी। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मेरे साथ ऐसा ना करें। वो रोते हुए मुसलसल फहद की मिन्नतें कर रही थी। फहद ने इशारे से इंस्पेक्टर को उसे ले जाने से मना किया। आप सब अपने काम पर लगें और शानजे की जानिब कदम बढ़ाए। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप फिलहाल जाएं, पहले मैं अपने तरीके से ये सुलझाना चाहता हूं। अगर ये लड़की ना मानी तो आपको तकलीफ दूंगा। फिर शानजे को अपने पीछे आने का इशारा करके अपने ऑफिस चला गया। शानजे उसके ऑफिस में दाखिल हुई तो वो सामने टेबल से टेक लगाकर खड़ा मुस्कुराते हुए उसी की जानिब देख रहा था। मिस शानजे आप बताएं, आपकी क्या सजा होनी चाहिए? उसने उन गहरी सुनहरी आंखों में देखते हुए कहा। सर प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ये सब ना करें। मेरी माँ मर जाएगी, वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लोन दे दें प्लीज़, उनके ऑपरेशन के लिए। उसे वक्त के तेज़ी से गुजरने का एहसास हुआ तो उसने फहद के मसले से निकलते ही अपने मुद्दे की बात बयान की। मिस शानजे, फिलहाल तो आप पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करें, क्योंकि आपने चोरी की है। और अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि शानजे उसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ गई, और फहद कुछ देर अपनी जगह से हिल भी ना सका। वो तो ये नहीं चाहता था। सर प्लीज, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन अल्लाह के लिए मुझे पैसे दे दें, मेरी अम्मी मर जाएंगी। फहद उसकी आवाज़ से होश में आया और उसे खड़ा किया। ठीक है, फिर चुपचाप वही करो जो मैं कहूँ, और उसके सामने एक फाइल की और उससे साइन करवाए। फहद ने उसे कहकर मैनेजर को कॉल की। आदिल मिस शानजे की मदर जनरल हॉस्पिटल में है, वहाँ जाएं और सारे ड्यूज क्लियर करें, और सबको बता दीजिए कि मिस शानजे ने चोरी नहीं की, ये सब एक गलत फहमी थी। उसने ये कहकर फ़ोन रखा और शानजे को देखने लगा। तो मिस शानजे, चलें फिर? उसने खड़े होते हुए पूछा। कहाँ? उसने हैरत से डरते हुए कहा, क्योंकि जो इख्तियार वो उसे दे चुकी थी उसके बाद वो उसे कहीं भी ले जा सकता था। तुम अब ये पूछने का हक नहीं रखती, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद वो शानजे इकबाल से शानजे फहद खान बन चुकी थी। वो नहीं जानती थी उसने जो किया वो ठीक था या गलत, लेकिन उसे अपनी अम्मी के लिए ये सब करना था, उन्हें बचाने के लिए।
वो उसे लिए अपने ज़ाती घर में आ चुका था और उसे अपने बेडरूम में बिठाए कुछ खाने के लिए लेने चला गया। वो नकाब किए रो रही थी। खामोश आंसू उसका नकाब भिगो रहे थे। वो एकदम से उठी और बाहर की जानिब बढ़ गई। जब अंदर आते फहद ने उसे देखा और हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रही हो? वो उसके हाथों से निकल रही थी, जबकि फहद ने उसे मजबूती से थामा हुआ था। मुझे जाना है अम्मी के पास, वो हॉस्पिटल में है ना, उनके पास कोई नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दें। उसने नम आंखों से इसकी जानिब देखा। वो पिघल गया था। ठीक है चली जाना, लेकिन पहले मुझे अपना दीदार तो करने दो। अब तो तुम्हें देखने का पूरा पूरा हक रखता हूं। ये कहते ही फहद ने उसका नकाब खोल दिया। उस पर नजर पड़ते ही वो नजरें हटाना भूल गया। उसकी मासूम भोली भाली सूरत देखते ही वो बेख्तियार उसके चेहरे पर झुका और एक छोटी सी जसारत कर बैठा। तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। और शांजे चाह कर भी उसे झटक ना सकी। आंसुओं पर बरमुश्किल बंद बांधे वो खड़ी थी। फिर भी एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। प्लीज मुझे जाने दें, उसने नम आवाज में कहा। ठीक है जाओ, नीचे ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें छोड़ आएगा। और ये लो तुम्हारा फोन, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। कोई ज़रूरत हो या कोई काम भी हो तो मुझे कॉल कर लेना। वैसे मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो वहीं रुकेगा। उसने हाँ में सर हिलाया और एक नज़र उसे देखकर चली गई। वो कार से उतरकर भागती हुई अंदर गई, जहां फहद का मैनेजर आदिल खड़ा था। मिस शांजे, आपकी मदर का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर कह रहे थे उनका बीपी बहुत हाई है, नॉर्मल नहीं हो रहा। दुआ कीजिएगा कोई मसला ना हो। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे जब डॉक्टर बाहर आए और बोले, सॉरी, हम आपकी मदर को नहीं बचा सके। उनका बीपी बहुत हाई हो गया था, जिसकी वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गई। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गए और शांजे को लगा अब वो जी नहीं पाएगी। ऐसा कैसे हो सकता था? उसे उसकी माँ इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर वहीं बेंच पर ढेर हो गई। आदिल ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और फिर फहद को कॉल करके सारी सूरत हाल बताई। उसकी अम्मी को इस दुनिया से गए 10 दिन हो गए थे और शांजे की दुनिया तो जैसे रुक सी गई थी। ना वो कमरे से बाहर निकलती और ना ही कुछ खा रही थी। चच्ची दंदनाती हुई उसके कमरे में आई और बोली, बस कर दो सोग मनाना, इसी में अल्लाह की मर्जी थी, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब खड़ी हो और जाओ अपने काम करो। जो पैसे इलाज के लिए लेकर आई थी वो भी तो वापस करने हैं। यहाँ कौन सी हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो तुम सुकून से घर बैठी हो? और मुझ बुढ़ी में इतनी हिम्मत नहीं कि सारे घर को संभालूं। उठो और काम को लगो, चलो। चच्ची बड़बड़ाते हुए वापस चली गई तो वो एक बार फिर से अम्मी को याद करती रो पड़ी। उनके होने से हिम्मत मिलती थी, कैसे अब वो लोगों का सामना करेगी? इन सब में वो ये बात बिल्कुल फरामोश कर बैठी थी कि अब वो किसी की बीवी थी। आज वो पूरे 2 हफ्तों के बाद रेस्टोरेंट आई थी। जब फहद ने उसे देखा, वो एक टेबल पर खाना सर्व कर रही थी। फहद ने एक दूसरी वेट्रेस जो खाना सर्व करने का बोला और शांजे को अपने ऑफिस में बुला लिया। जी सर, आपने बुलाया? वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ, कैसी हो? उसने पूरी तवज्जो से इसकी सूजी हुई आंखें देखी। ठीक हूं, शांजे ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि ठीक हो। वो उसके करीब हुआ। शांजे ने पीछे होना चाहा, लेकिन फहद की पकड़ ने उसे होने नहीं दिया। तुम्हारी मदर का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन शायद यही ऊपर वाले की मर्जी थी। उन्हें याद करके रोना बंद करो और उनके लिए दुआ करो। उन्हें तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। फहद ने उसके आंसू साफ किए और साथ ही उसे समझाया। और हाँ, आज के बाद तुम किसी की टेबल पर खाना सर्व नहीं करोगी। शांजे ने हैरत से उसे देखा और बोली, क्यों? और अगर खाना सर्व नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? उसकी हैरत से पूछने पर वो उसके भोले अंदाज पर मुस्कुरा दिया। वो तुम छोड़ो, बस मैंने तुम्हें कह दिया कि आज से तुम टेबल पर खाना सर्व नहीं करोगी, बल्कि तुम ये बिल्स देखोगी डेली के और इनकी रिपोर्ट बनाओगी। मैं आदिल से कहकर सारा सेटअप करा दूंगा। मुझे गवारा नहीं कि मेरी बीवी ये काम करे। शांजे कुछ ना बोल सकी। जानती थी कि वो करेगा तो अपनी ही मर्जी, और इसमें अब किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी।
वो बस गायब दिमागी से फहद को देख रही थी, जो शायद अपने मैनेजर से टेबल रखने का कह रहा था उसी के ऑफिस में। वो नहीं जानती थी कि आखिर फहद उससे क्या चाहता है, और जब चच्चा और चच्ची को पता चलेगा इसके निकाह का तो क्या होगा। चच्ची तो इसकी जान ही ले लेंगी, और वकास वो क्या करेगा? वो तो बचपन से इस पर हक जमाता आया था। शानजे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो उस पर हर वक्त हुक्म चलाता और उसे अपनी मलकियत समझता था। वो क्या करेगा जब उसे सच पता चलेगा? दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी तो जैसे रुक सी गई थी, और फहद हर वक्त उसे तंग करता था। वो डरती रहती कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। उसे यही लगता था जब फहद का दिल भर गया तो वो उसे छोड़ देगा, फिर वो क्या करेगी? वो अभी यही सब सोच रही थी जब फहद ऑफिस में दाखिल हुआ और उसे अपने साथ चलने का बोला। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें मैं हमारा पूरा घर दिखा दूं। फहद उसे अपने घर ले आया था। कैसा लगा तुम्हें घर? फहद ने उससे पूछा। प्यारा है, उसने मध्यम आवाज में कहा। फहद उसे सारा घर दिखाने के बाद उसे अपने कमरे में ले आया। और ये है हमारा रूम। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर तुम यहां होगी हमेशा के लिए अपने घर में। फहद बोलते हुए उसके पास आया और उसका हिजाब उतार दिया। तुम्हें पता है शानजे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारे जैसी कभी नहीं देखी। वो शानजे के चेहरे को हाथों में भरे बोल रहा था, फिर उसके चेहरे पर झुका। शानजे की आंखें उसके लम्स पर फटी ही रह गईं। उसने फहद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो शानजे को अपने गिरफ्त में ले चुका था और फिर वो मुकम्मल तौर पर उस पर छा गया। शानजे ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी बात पर कान नहीं धरे और अपना हक वसूल करने लगा। क्या हो गया? ऐसे रो किस बात पर रही हो? बीवी हो मेरी, कोई गैर नहीं, और मैं तुम्हारा शौहर हूं। कोई गुनाह नहीं किया जो ऐसे आंसू बहा रही हो। फहद ने शानजे को देखकर कहा, जो पिछले 2 घंटों से रोने में मसरूफ थी। अच्छा चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। उसने कहा कि वो उसे कंफर्टेबल करना चाहता था, लेकिन उसे देखकर खुद को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल था। उसके बारे में सोचता थक चुका था और चाहता था उसे हलाल तरीके से हासिल करे। उसकी आंखों में मोहब्बत थी और अब ये मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी। शानजे फहद की दिन ब दिन बढ़ती जसारतों से तंग आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ वकास आते जाते उसे अजीब नजरों से देखता। वकास घर होता तो वो अपने कमरे से बाहर ही कम आती थी। उसके लिए जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही थी, लेकिन अब तो मजीद उलझ कर रह गई। वो हर वक्त सोचती थी कि क्या होगा जब सबको उसकी और फहद के निकाह के बारे में पता चलेगा। चच्ची तो उसकी कब्र ही खोद देंगी, और फहद क्या वो सारी जिंदगी इस रिश्ते को निभाएगा या दिल भरने के बाद छोड़ देगा? वो यही सोच रही थी जब एकदम से उसे चक्कर आया तो वो वहीं बेड पर बैठ गई। पिछले कुछ दिनों से उसका दिल बहुत घबरा रहा था। खाने की स्मेल भी अच्छी न लगती थी। वो उठी ताकि दिन का खाना बना सके, लेकिन उठते ही उसे इतनी जोर का चक्कर आया कि वो वहीं गिर गई और अपने हवास खो बैठी। चच्ची उसे काफी देर से बुला रही थी। वो नहीं आई तो चच्ची उसके कमरे में बुलाने आई तो देखा वो जमीन पर पड़ी है। चच्ची ने उसे उठाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चच्चा को कॉल की तो घर के पास वाले क्लिनिक से जाकर डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया और बताया कि वो प्रेग्नेंट है। चच्ची ये सुनते ही चीखने लगी और पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी। चच्चा जान को यकीन आया। वो लाख बुरे सही, लेकिन जानते थे कि वो ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर बोलकर गई थी वो। चच्ची ने तो बोल बोलकर सर पर आसमान उठा लिया। देखा अपनी भतीजी के करतूत, ये सब करने जाती थी बाहर। नौकरी तो बस एक बहाना थी। पता नहीं जिसके साथ आपकी भतीजी मुंह काला करके आई है, हमारी इज्जत खाक में मिला दी। शानजे ने आंखें खोली तो खुद को बेड पर पाया और बाहर से चच्ची के बोलने की आवाज आ रही थी। वो समझ ना सकी कि चच्ची क्यों ऊंचा ऊंचा चीख रही हैं। वो यही सब सोच रही थी जब चच्ची उसके कमरे में आई और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बता, किसके साथ मुंह काला करके आई है? किसका बच्चा है ये सब करने जाती थी ऑफिस। वो तो समझ ही ना सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो बस
बच्चा लफ्ज पर ही उलझ कर रह गई। चच्ची जब मार मार कर थक गई तो उसे गालियों से नवाजते वहां से चली गई। और शानजे, वो तो कुछ कह भी ना सकी। अपनी सफाई में उसने जल्दी से फहद का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। 1 2 3 बार वो उसका नंबर मिला रही थी लेकिन सब बेसूद। वो रो रो कर हलकान हो गई। क्या बताती सबको, अगर फहद मुकर जाता तो? उसकी बात पर कौन यकीन करता। उसने फहद के नंबर पर एक मैसेज किया और सब कुछ बता दिया। वो तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रही थी। वो सारी रात उसने कांटों पर बसर की। सुबह का उजाला हर सू फैल गया लेकिन वो एक ही पोजीशन में बैठी रही। चच्ची उसके कमरे में आई और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। दफा हो जाए यहां से, बदकिरदार लड़की, निकल जा इस घर से। वो गुस्से से धाड़ती हुई बोली तो शानजे लरस गई। नहीं चच्ची, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा ना करें। चच्ची ने आगे बढ़कर 2 थप्पड़ खींच खींच कर उसके मुंह पर दे मारे और उसे बाहर की जानिब धकेला। वो गिरती इससे पहले ही 2 मेहरबान बाजुओं ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो उसके बाजुओं को देखकर सीधी हुई। वकास तेजी से करीब आया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की? आज तक मैंने इसका चेहरा तक नहीं देखा और तुम इसे बाजुओं में थामे खड़े हो। वो नकाब को उस हालत में भी उंगलियों से थामे हुए थी। उसकी बात सुनकर फहद ने कीना तोज नजरों से उसे देखा। तेरी मंगेतर किसके बच्चे की मां बनने वाली है? फहद को सब इग्नोर कर गए, शानजे पर बरस रहे थे। क्या मेरी मंगेतर होते हुए? वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता जब चचा और चच्ची ने उसे रोक लिया। एक ही औलाद है हमारी, इस बदकिरदार के झांसे से जेल मत जाना। फहद जो तमाशा देख रहा था शानजे को सीने से लगा गया और सब हैरत से गंग उसे देखने लगे। ये बीवी है मेरी और मैंने निकाह किया है इसे, किसी की नाजायज औलाद नहीं। मेरे बच्चे और मेरी बीवी को कुछ कहने से पहले सोच लेना। मैं किसी की भी बात पर तुम सबको जेल में डलवा सकता हूं। उसकी ऊंची धाड़ सुनकर चचा, चच्ची और वकास साकित रह गए। हैरत से शानजे को देख रहे थे और वो उसके सीने से लगी सिसकी भर रही थी। फहद उसे सीने से लगाए थपकी देते उन सबको घूर रहा था। आइंदा अगर मेरी बीवी को तुम लोगों की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो याद रखना मेरा सामना तुम सब जेल में करोगे। उसने गुस्से से धाड़ते हुए कहा और शानजे को अपने साथ लेकर चला गया। वो तीनों उसे जाता हुआ देखकर हक्का बक्का खड़े रह गए। शानजे को उसने गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। सॉरी, मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ा था दूसरे शहर। वहां नेटवर्क का काफी मसला था जिसकी वजह से सुबह मैंने मैसेज देखे और फिर फौरन से अपने काम रोककर यहां चला आया। उसके बताने पर शानजे ने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो समझी थी कि फहद ने बस उसे निकाह करके इस्तेमाल किया है। वो जितना अमीर इंसान था उस जैसी लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता था? आपने मुझे ही क्यों बीवी बनाया? उसने हैरत से और हल्की आवाज में उससे सवाल किया तो वो उसे देखने लगा। मतलब मैंने निकाह मजाक करने के लिए किया है या तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ने के लिए किया है? कहा है तुम मुझे पहले दिन से पसंद हो और ये पसंद कब मोहब्बत में बदली मैं भी नहीं जानता था। और अब मैं जान गया हूं कि मैं उसे इश्क में तब्दील होता महसूस कर रहा हूं। तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हारे कहने पर छोड़ा था कि तुम वहां आराम से रहो, ना कि इसलिए कि वो लोग तुम्हें इस तरह रखें और मेरी बीवी के साथ लावारसों वाला सलूक करें। उन्हें मालूम होना चाहिए तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो। उसने काफी सर्द लहजे में कहा जिससे शानजे को अंदाजा हो गया कि वो उसके मामले में किसी को भी कुछ भी करने से गुरेज ना करता। वो मुतमईन होती सीट से पुश टिका गई। उसने जब हैरत से फहद की जानिब देखा जब गाड़ी घर के बजाय अस्पताल के बाहर रुकी थी। बाहर आओ। वो गाड़ी का दरवाजा खोले उसकी जानिब हाथ बढ़ाए खड़ा था। वो उसके हाथ में हिचकिचाकर हाथ दिए नीचे उतर आई और फिर वो उसे लिए एक बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट के पास आया। उसने टेस्ट किए और रिपोर्ट वगैरह पर तफसीली जायजा लिया। उन्हें वहां 2 से 3 घंटे हो गए थे। वो परेशानी से शानजे की जानिब देख रहा था
और उसने शांजे के रूम में किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं दी थी। वो नर्म नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। फहद ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर डॉक्टर के बुलाने पर उनके रूम की जानिब चल दिया। वीकनेस की वजह से डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर की हिदायत पर वो मज़ीद परेशान हो गया और शांजे को लेकर बाहर आया। उसकी तशवीश ज़दा शक्ल देखकर शांजे ने डर कर उसकी जानिब देखा। सब ठीक है? उसने पूछा तो वो सर हिलाने लगा। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना, डॉक्टर ने काफ़ी कमज़ोरी बताई है। उसने ऐसा कहा कि जैसे वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही हो, और शांजे के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने फहद की शक्ल देखी। ये नॉर्मल है, सबके साथ ही अमूमन ऐसा होता है। हम लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं, इस कमज़ोरी और दर्द का मुकाबला कर लेती हैं कि हमें औलाद खुद से ज़्यादा अजीज़ होती है। पहली बार शांजे ने उससे बात की थी और फहद उसे देखने लगा। फिर अचानक से गाड़ी झटके से रोकी। क्या सच में? फिर मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें वैसे ही नहीं पसंद और तुम मुझे फिर बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगी। उसने तेजी से नफ़ी में सर हिलाते उसकी अजीज होने वाली बात को पकड़ लिया था। शांजे पहले हैरान हुई और फिर हंस पड़ी। वो मैं, हमारी शादी जिन हालात में हुई और आपने जो मेरे साथ किया, उसने कहने की कोशिश की। अगर हालात अलग होते तो वो ज़रूर उससे मोहब्बत कर ही लेती, लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। वो मोहब्बत कर सकती थी, जैसे भी हालात थे। मैं तुम्हारी मोहब्बत चाहता हूँ शांजे, और ना ही मैं इस मोहब्बत में किसी को शरीक करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अपना अजीज़ बच्चे वाला रोना बिल्कुल मत रोना। ये भी मेरी औलाद है, इससे मोहब्बत मत करना। वो बिजनेसमैन और 31 साला मर्द उसे बच्चों जैसी बातें कर रहा था। शांजे की हैरत बजा थी। वो जब घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। फहद ने फौरन खाना लगवाया और शांजे को सीढ़ियां चढ़ने से मना कर दिया। वो कहती रही कि मैं ठीक हूं, लेकिन वो उसकी सुनता ही कब था। उसने कुर्सी खींचकर इसे बिठाया और खाना उसकी प्लेट में निकालकर उसकी जानिब प्लेट की, फिर नवाला बनाकर उसके मुंह में चम्मच डाला और उसे मोहब्बत से देखने लगा। शांजे ने आंसू पीछे की जानिब धकेले और गहरी सांस ली। फहद अब खाना खा रहा था और उसकी जानिब वक्फे वक्फे से देखकर बात कर रहा था। शांजे ने हिचकिचाकर उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि मामा की डेथ के बाद डैडी ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़ हैं, और वो भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग और रेस्टोरेंट में मसरूफ़ था। इसे भी ज़रूरत नहीं थी किसी रिश्ते की, लेकिन इसे देखकर ख्याल आया कि इसके पास एक ऐसी लड़की होनी चाहिए जिसे बस वही देख सकता हो। उसने हैरत से इसका पोजेसिव अंदाज देखा था। वो उसके मामले में काफ़ी हसास मालूम हो रहा था। शांजे अचानक खांसने लगी तो फहद ने पेट थपकर उसे पानी पिलाया। इतनी केयर कभी उसकी किसी ने नहीं की थी, और अब जब ये एक ख्वाब बनकर मिल रहा था तो उसे उसके टूट जाने से डर लग रहा था। शांजे कमरे में आई और नरम मुलायम सा फहद का लाया हुआ ड्रेस पहनकर सोने के लिए लेट गई। वो भी कमरे में नहीं आया था। शांजे की लंबे दिन के बाद आंख लग गई थी। फहद जब कमरे में आया उसे सोते पाकर मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखे और पीछे हो गया। उस पर कंफर्टर ठीक करके लाइट्स ऑफ की और बाहर चला आया। उसके कदमों की आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि वो खुद भी ना सुन पाया। उसने बाहर आकर भी तेज आवाज वाले काम ना किए थे। 3 घंटे बाद वो दोबारा कमरे में आया तो वो करवट बदल कर सो रही थी। इसे तशवीश हुई और वो उसके पास बैठकर उसका माथा चेक करने लगा तो शांजे की आंख खुल गई। वो मुस्कुराकर पीछे हुआ। मैं ठीक हूं, उसने परेशान हाल फहद को देखकर बताया। अच्छा, फिर बताओ क्या महसूस कर रही हो, उसने नरमी से कहते हुए उसके हाथ थाम लिए। शांजे ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वो इस मोहब्बत को देखकर नजरें चुरा गई जिनको देखने का कभी उसके दिल में ख्वाब हुआ करता था। एक बात पूछूं, उसने दिल में एक बात पूछ ही ली थी।
शानजे सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। क्या तुम अपने मंगेतर को पसंद करती थी? उसने तकलीफ से पूछा तो शानजे ने नफी में सर हिला दिया। वो बस चच्चा चच्ची की वजह से हुई थी, वरना अम्मी और मैं तो राजी नहीं थे। उन्हें एक मुलाजमा और एक नौकरी करने वाली बहू चाहिए थी, और मुझ में ये क्वालिटी थी। उसने ऐसे कहा जैसे कोई एतराफे जुर्म कर रही हो। फाद ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। अब कोई तुम्हें बुरी तरह ट्रीट करेगा तो उसका वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। उसने शानजे का सर थपक कर जुनूनी अंदाज से कहा। वो पल पल हैरान होती गई। 9 माह तक तुम इस बेड से नहीं उतरोगे शानजे, उसने कहा तो उसने सीने से सर उठाकर देखा। तो फिर क्या आपके सीने से लगी रहूंगी? उसने खफा होते हुए पूछा। जो भी करोगी, लेकिन बस खुद पर कोई बर्डन ना लेना और ना ही कोई बात सहन करना। जो हो मुझे बता देना, और जो मसला हो मुझसे शेयर करना। हम पार्टनर हैं ना, लाइफ पार्टनर, तो हमारा फर्ज है एक दूसरे की ख्वाहिशात और दुख दर्द को समझे। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं, तो मुझसे अपनी हर छोटी बड़ी तकलीफ खुशी सब शेयर करो। उसने नरमी से समझाते हुए कहा तो वो सर हिलाने लगी। चलो डिनर करते हैं, उसने कहा तो शानजे ने तेजी से उठना चाहा। आराम से शानजे। वो काफी ज्यादा हसास हो गया था। उसको बाप बनने की एक अलग ही खुशी थी जो उसके चेहरे से झलक रही थी, उसके अंदाज से मालूम हो रही थी। उसका ताल्लुक टूटी फूटी फैमिली से था। वो इस रिश्ते और बच्चे को किस तरह रखेगा, शानजे समझ चुकी थी। उसके लिए सबसे पहले वो 2 मखलूक हुआ करेंगी। नमाज के लिए देर हो रही है, इतना सोती रही हूं मैं, उसने कहा और वजू करने लगी। फाद ने थोड़ी खुजाई। उसने कभी दिल से नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज ना जाने क्यों दिल कर रहा था कि वो अपने रब की हुजूर शुक्र अदा करे और उसे बताए कि उसके दिल में शानजे को डालने का बहुत शुक्रिया, और वो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करेगा। शानजे बाहर आई तो फाद भी वजू करने चला गया और वापस आकर नमाज पढ़ने लगा। उसकी माँ जब तक जिंदा थी फाद ने खूब नमाज रोजे पर तवज्जो दी थी। जब 10 साल की उम्र में वो छोड़ गई तो फहद ने सब कुछ छोड़ दिया। एक औरत ने मुकम्मल किया था उसे, और अब दूसरी औरत वापस से फहद को एक बेहतर इंसान बनाने चली आई थी। उसने रोते हुए न जाने कितनी देर दुआ की कि शानजे ने आकर उसे हिलाया। वो चौंक कर उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर उसके माथे पर बोसा दिया। यू आर माई ब्लेसिंग, उसने कहा तो शानजे की आंखें झलक पड़ी। वो खुद को बहुत मामूली इंसान समझती थी और वो उसे रहमत कह रहा था। उसके आंसू देखकर फहद ने उसे गले से लगाया। वो अपने हर दर्द आज उसके कंधों में बहा देना चाहती थी। फहद उसकी कमर पर थपकी देता उसे मजीद उसकी वैल्यू का एहसास दिला रहा था। वो हिचकी लेती रोती रही। फहद ने उसे उठकर पानी पिलाया और उसे लेकर बेड पर बैठा। मुलाजमा को खाना कमरे में लाने का कहा और उसे अपने हाथ से खाना खिलाया, दवा दी और रात टहलने गए। डॉक्टर के मुताबिक वॉक बहुत ज़रूरी थी। उसने शानजे को वॉक कराई और वापस लिए घर आया और उसे बेड पर लेटाकर उसके नन्हे बच्चों की तरह थपकी देने लगा। वो सुकून से उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। यूं लगा जैसे अचानक से जिंदगी ने एक मोड़ काटा है और उसकी जिंदगी बदल गई है। शानजे की आधी रात आंख खोली तो फहद को देखा। वो उसको सुलाने के चक्कर में बेतरतीब सा सो रहा था। उसे देखकर शानजे को बेख्तियार ही प्यार आया और उसने नरमी से मोहब्बत भरा लम्स उसके माथे पर छोड़ दिया। मैं जाग रहा हूं शानजे, उसने कहा तो वहां शानजे की हालत शर्म से बुरी हो गई। वो पीछे होने लगी जब फहद ने उसकी कमर में हाथ डालकर नरमी से खुद के करीब कर लिया। दूर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता शानजे, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मुझे भूख लग रही है, उसने मुंह फुलाकर कहा। दोनों में से किसको लग रही है, उसने शरारत से पूछा तो वो शर्मा सी गई। आ जाओ, अपने हाथ का पास्ता खिलाता हूं तुम्हें, उसने मुस्कुराकर शानजे को गोद में उठा लिया। वो वाकई क्या उसे बेड से उतरने नहीं देने वाला था? शानजे हैरान होती। वो उसे काउंटर पर लाकर बिठाता और उसे देखकर वो पास्ता बनाने लगा। वो मुस्कुराकर उसे देखे गई कि ये इंसान उसकी जिंदगी में एक बुरे हादसे की तरह आया था और उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा बन गया था। वो पौने घंटे बाद उसकी जानिब आया और कांटे से पास्ता उसके मुंह में डाला। शानजे को वाकई बहुत पसंद आया और अब शानजे की
रोज उससे फरमाइश होती थी वो शांजे को पास्ता खिलाए, और वो बहुत बुरी तरह थकन के बावजूद रात 2 या 3 बजे किचन में खड़ा पास्ता बना रहा होता था। शांजे कहती थी उसके हाथ में जादू है, और वो हंस पड़ता था और कहता था उसका पूरा शौहर ही जादू है। वो हंस देती, और वाकई फहद ने हर काम के लिए नौकरानी रख दी थी कि शांजे को कोई काम ना करना पड़े, और वो इतनी फ्री लाइफ से तंग आ गई थी, जिस पर फहद हंस देता कि बेबी के बाद पछताओगी कि वक्त नहीं होता। शांजे मुंह फुला देती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।